गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है, आज अपन दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक KCL, KVL और मैश एनालिसिस मेथड। पिछली क्लास में अपन ने रेजिस्टेंस को देखा था। रेजिस्टेंस के अंदर दो कॉम्बिनेशन बनते हैं, एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। तो दोनों कॉम्बिनेशन हमने देखे थे और उस पर एक न्यूमेरिकल हमने किया था, जिसमें हमने उसको सॉल्व भी किया था। सॉल्व करके जो आंसर आया था वो 2 ओम आया था। ठीक है, तो आप लोग रेगुलर क्लास अटेंड करिए और रेगुलर जो काम आपको दिया जाए आप पर डे पूरा कंप्लीट कर लीजिए। लास्ट में आपको कोई बर्डन नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो BEEE के अंदर बुक्स लेनी है, अगर आपके पास अवेलेबल हो, अभी कहीं पर कोई शॉप खुली हो आपके एरिया में, कहीं पर कोई लॉकडाउन नहीं है, तो अगर मिल जाती है तो BN मित्ले एंड JB गुप्ता की बुक्स आती हैं BEEE की, या पंकज सोनकार की। अगर आपको लगता है तो आप बुक ये वाली 3 परचेस कर सकते हैं, BN मित्ले, JB गुप्ता एंड पंकज सोनकार। मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा ये नाम। ठीक है, तो आज सेकंड डे है। सेकंड डे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आप सबको मालूम है कि पहला टॉपिक ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का फॉर्मूला सबको पता होगा कि ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है। जो ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है वो होता है V इज प्रोपोर्शनल टू I। जहाँ V क्या है, वोल्टेज है, I क्या है, करंट है, तो V इज प्रोपोर्शनल टू I होता है। इसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ। यहाँ पर V बराबर होता है IR के। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ये जो कांस्टेंट हटेगा, यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटा तो कांस्टेंट जो आया उस कांस्टेंट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ये कहलाता है रेजिस्टेंस, ये कहलाती है करंट और ये कहलाता है वोल्टेज। V का मतलब वोल्टेज से, I का मतलब करंट से, R का मतलब रेजिस्टेंस से। वोल्टेज, करंट को हिंदी में धारा कहते हैं, रेजिस्टेंस को हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं। मोस्ट प्रोबेबिलिटी आप लोग जो है कोशिश करिए कि हम यूज करें इंग्लिश के वर्ड, हिंदी में बाद में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। अब इसके बाद ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है। ओम्स लॉ के लिए हमें बस ये फॉर्मूला याद रखना है, V इक्वल टू IR। जहाँ V है करंट, I है रेजिस्टेंस और V है वोल्टेज। अब बात करते हैं पहला KCL। KCL का फुल फॉर्म होता है किरचॉफ्स करंट लॉ, उसको हम बोलते हैं KCL। दूसरा होता है KVL, उसको हम कहते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो हम KCL की अगर बात करें तो KCL ने क्या बोला था, KCL किरचॉफ्स करंट लॉ। KCL ने ये कहा कि यदि कोई जंक्शन है, पॉइंट है, इस पॉइंट पर जितनी करंट आ रही है और जितनी करंट जा रही है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी। इक्वल होने का मतलब जैसे सपोज यहाँ ये 2 करंट्स मैंने ली, यहाँ करंट I1, इधर करंट मैंने ली I2। ये जंक्शन है, नोड है, इससे 2 करंट जा रही हैं। इस करंट का नाम I3, इस करंट का नाम I4। तो जो KCL ने ला दिया वो ये ला बोला है कि जितना I1 प्लस I2 होगा उतना ही जाने वाली करंट की वैल्यू होगी, मतलब I3 प्लस I4 होगा। इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट का एल्जेब्रिक सम 0 होता है, ये KCL का रूल है। तो एल्जेब्रिक सम का मतलब ये होता है, देखें इधर I1 प्लस I2, ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू बराबर की इधर लाओ तो ये प्लस था तो इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस I4 होगा, ये कहलाएगा इक्वल टू 0। तो KCL ने जो फॉर्मूला बोला, जो लॉ बोला, वो ये बोला कि इनकमिंग करंट मतलब I1 और I2 एंड आउटगोइंग करंट का, आउटगोइंग करंट कौन कौन सी, I3 एंड I4। आउटगोइंग मतलब एरो से पता चल रहा है कि इस नोड से वो करंट जा रही है, वो आउटगोइंग कहलाएगी। उनका एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक को हिंदी में कहते हैं बीजगणितीय योग। अब ये बीजगणितीय योग क्या होता है, जो निशान के साथ हम लिखते हैं, जैसे यहाँ था पॉजिटिव बराबर की इधर लाए तो माइनस में आया, ये कहलाता है बीजगणितीय योग। तो यहाँ भी माइनस I3, यहाँ भी माइनस I4 इक्वल टू 0। इसको हम बोलते हैं बीजगणितीय योग कितना होगा, 0 होगा। ये कौन से लॉ से, ये KCL के लॉ से।
जिसे हम बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि केसीएल के अंदर जितनी करंट इनकमिंग होगी उतनी ही करंट आउटगोइंग होगी। इसको आप बना दीजिए। जितने लोग भी ऑनलाइन आए हैं अपने रोल नंबर और अपना नाम मैसेज करिए, एफबी पर मैसेज करिए। चलिए, ये था केसीएल। इसके नोट्स में आपको आज मिल जाएंगे आपको, ठीक है, केसीएल। अब बात करते हैं केवीएल की। केसीएल क्लियर हुआ कि जितनी करंट इनकमिंग होगी उतनी ही करंट क्या होगी, आउटगोइंग होगी। अब बात करते हैं केवीएल की। केवीएल का फुल फॉर्म होता है केवीएल। केवीएल का फुल फॉर्म होगा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। केवीएल का फुल फॉर्म किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। वो क्या कहता है वो देखते हैं। एक रेजिस्टेंस हमने लिया, इसके साथ दूसरा रेजिस्टेंस, यहां पर मैंने एक बैटरी लगाई। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है R1, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है R2। ये जो बैटरी है, इस बैटरी की सपोज मैंने वैल्यू ले ली E। तो E कहीं पर किसी बुक में E लिखा है, किसी बुक में V लिखा है, दोनों एक ही चीज है, दोनों इंड्यूस वोल्टेज है, EMF है या वोल्टेज की वैल्यू। यहां पर इसमें इस R1 के अक्रॉस, जो अक्रॉस का मतलब उसके अंदर, R1 के समीप जो वोल्टेज होगा उसको हमने माना V1, और इस R2 के क्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको हमने माना V2। हम बात कर रहे हैं केवीएल की, कि केवीएल का जो लॉ है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वो क्या कहता है। वो ये कहता है कि जितना सोर्स वोल्टेज है E, वो इस V1 और V2 के प्लस के बराबर होगा। ये कहता है केवीएल। क्या कहता है देखें, E बराबर V1 प्लस V2, मतलब जो सोर्स वोल्टेज है वो, और जो दो एलिमेंट लगाए हैं या वायर में जो भी वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप को हम बोलते हैं V1 एंड V2। तो यहाँ R1 में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है V1, इस R2 में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है V2। उन दोनों का सम टोटल वोल्टेज के बराबर होगा। टोटल वोल्टेज कितना है E, और इसका वोल्टेज V1, इसका वोल्टेज कितना V2। तो दोनों को प्लस करेंगे तो वो बराबर किसके आ जाएगा, E के आ जाएगा, और यही कहलाता है KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब इसको और आगे चलते हैं। E एज इट इज, V1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ इस बैटरी से अगर एक करंट जा रही है, उस करंट को हम बोले I, इस करंट को हम बोलेंगे I। तो यहाँ अगर मुझे V1 की वैल्यू लिखना है तो मैं लिखूंगा, देखिए क्या लिख रहा हूं, I इंटू R1। वोल्टेज का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, V इक्वल टू होता है IR। तो अगर आपको V लिखना है तो या तो V लिख दो, और IR के फॉर्म में लिखना है V को, तो आप क्या लिखोगे, I इंटू R। ठीक है, आगे चलते हैं।
यहां देखिए V1 की जगह I इंटू R1 लिखा, ऐसे ही V2 की जगह हम लिखेंगे I इंटू R2। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर हमने ये वाली वैल्यू बराबर की इधर लिया नहीं, तो E माइनस कितना होगा I R1 माइनस I R2 इक्वल टू 0। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये वाला, ये है केवीएल का स्टेटमेंट कि किसी भी सर्किट में जो टोटल ईएमएफ होगा या टोटल वोल्टेज होगा और उस ब्रांच के अंदर जो रेजिस्टेंस या एलिमेंट लगे होंगे उनका आई आर का प्रोडक्ट या उन आई आर का मल्टीप्लाई उस टोटल वोल्टेज के सम के एल्जेब्रिक के 0 होगा। मतलब टोटल वोल्टेज और जितने इंडिविजुअल आपको रेजिस्टेंस दिए हैं इनका वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। यहां पर देखिए 0 कैसे किया, एल्जेब्रिक वर्ड बोल रहा हूं, बराबर की इधर थी ये वैल्यू, मैं इधर ले आया तो बराबर की इधर लाया तो माइनस हुआ, यहां भी माइनस हुआ और ये क्या हो गया 0 हो गया। मतलब जितना इनकमिंग उतना ही आउटगोइंग। हम ऐसा कह दें कि जितनी हम एनर्जी देते हैं और जितनी एनर्जी स्टोर होती है वो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। हम एनर्जी कितनी दे रहे हैं, ई दे रहे हैं, स्टोर कहां कहां हो रही है V1 एंड V2 पर, तो ये V1 और V2 का सम इस E के क्या होगा बराबर होगा। इस लॉ को हम बोलते हैं KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसको उतारिए। अभी अपन ने 3 चीजें देखी। फर्स्ट, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पहला देखा था अपन ने, उस ओम्स लॉ का फॉर्मूला लिखते हैं V इक्वल टू आई आर, ये फॉर्मूला होता है। दूसरा मैंने बोला किरचॉफ करंट लॉ। करंट लॉ क्या कहता है, I1 प्लस I2 बराबर होगा किसके, I3 प्लस I4 के। मतलब इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट का एल्जेब्रिक सम 0 होगा या इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट एक दूसरे के बराबर होंगे। ये हमने केसीएल में देखा। फिर हमने देखा केवीएल। केवीएल को हम कहते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ में टोटल ई और माइनस आई आर इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। मतलब जो सोर्स वोल्टेज है वो और जो वोल्टेज ड्रॉप का वोल्टेज है वो, अगर हम उनकी बात करें तो वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। इक्वल कैसे होंगे, देखिए यहाँ लिख रहा हूं मैं, E बराबर अभी अपन ने देखा था V1 प्लस V2।
और अगर मैं एल्जेब्रिक की बात करूंगा, जहां मैं वर्ड एल्जेब्रिक बोलूंगा तो उसके आगे यहाँ क्या होगा, जीरो होगा। चाहे आप करंट के फॉर्म के लिए ले लें, चाहे आप वोल्टेज के फॉर्म के लिए ले लें, मतलब केवीएल में ले लें या फिर केसीएल में ले लें, एल्जेब्रिक सम कितना होगा, शून्य होगा। मतलब बराबर की उधर वाली वैल्यू को आपको इधर लाना पड़ेगा और इक्वल टू में आपको क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। तो ये तीन चीजें अभी अपन ने देखी, पहली ओम्स लॉ, दूसरा केसीएल, अगला केवीएल। यहां पर मैंने एक बात करी थी वोल्टेज ड्रॉप की। वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप का मतलब क्या है, देखें सपोज ये एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है R, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, ये जो रेजिस्टेंस है इसमें करंट फ्लो हो रही है I, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस या प्रतिरोध है इसके अंदर कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो वो वोल्टेज ड्रॉप हम लिखते कैसे हैं, अभी मैंने बताया था, अगर वोल्टेज ड्रॉप मतलब V की बात कर रहा है तो V बराबर अगर हमें लिखना है तो क्या लिखोगे, I इंटू R। ये चीज का ध्यान रखिएगा। और अगर मुझे करंट की वैल्यू निकालनी है ओम्स लॉ से तो V अपॉन R हो जाएगा। तो वोल्टेज ड्रॉप, ड्रॉप का जो फॉर्मूला होता है, ड्रॉप का मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस ने उतना वोल्टेज ले लिया, अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लिया और या उसके अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है, या खींच लिया, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप, ड्रॉप हो रहा है इसके अंदर जल्द हो रहा है, उसको हम कहते हैं I इक्वल टू V इक्वल टू I R। इतना आपको ध्यान रखना है। अब आगे की बात करते हैं। अगला टॉपिक जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है, मैश एनालिसिस मेथड। लास्ट टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट। केसीएल केवीएल आपको मालूम, ओम्स लॉ आपको पहले से मालूम है। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो है मैश एनालिसिस मेथड। ध्यान से देखना, समझना, सिंपल है, ठीक है। चलो टॉपिक मैश एनालिसिस मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। हाँ जी, अब देखें इधर, यहाँ पर एक बैटरी लगी है E, दो रेजिस्टेंस है R1 एंड R2। हमको क्या करना है, इस सर्किट के अंदर करंट निकालना है, धारा की वैल्यू निकालना है, धारा का मान निकालना है बाय यूजिंग मैश एनालिसिस मेथड। तो उस केस में जैसे यहाँ E लिखा, यहाँ R लिखा, यहाँ R1 या R2 लिखा, तो सबसे पहला काम होता है मैश के अंदर हम करंट का डायरेक्शन बनाते हैं। करंट का डायरेक्शन, दो डायरेक्शन होते हैं करंट के, एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ऐसा बनता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज ऐसे बनेगा। ये कहलाता है क्लॉकवाइज, ये कहलाता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जो भी आप धारा की वैल्यू, धारा का मान या धारा का डायरेक्शन आप लेंगे वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। ये आपके ऊपर रहता है कि आपको क्लॉकवाइज लेना है कि एंटी क्लॉकवाइज लेना है। किसी किसी क्वेश्चन में धारा की डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन दिया होता है, तो अगर दिया है तो आपको उसी हिसाब से सॉल्व करना है, और अगर नहीं दिया तो आप अपनी मर्जी से धारा का वैल्यू या धारा का डायरेक्शन बना सकते हैं। धारा का डायरेक्शन आप बना सकते हैं। कैसे बनाना है देखिए, यहाँ सबसे पहले मैं अभी ले रहा हूँ क्लॉकवाइज, ये मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया है, ठीक है। इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अभी हमें करना क्या है, बस एक ही चीज ध्यान रखना। देखिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया मैंने, ये जो एरो है ये बैटरी के किस टर्मिनल से टकरा रहा है। टर्मिनल का मतलब ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है,
तो जो एरो आपने लिया वो एरो किससे टकरा रहा है, पॉजिटिव से कि निगेटिव से? तो अपन बोल रहे हैं अभी कि ये पॉजिटिव निगेटिव से टकरा रहा है। जब निगेटिव से टकरा रहा है तो हम वैल्यू कैसे लिखेंगे? देखिए वैल्यू हम पॉजिटिव में लिखेंगे। रीजन अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान ये दो चीजें रखनी है मैश में, बार बार बोलूंगा ये दो चीजें कि जब डायरेक्शन आप लेते हैं तो पहले आपको डायरेक्शन बनाना है करंट का। जो भी डायरेक्शन आप लेते हैं उसमें ये देखिए कि जो एरो है डायरेक्शन वाला वो बैटरी के नेगेटिव से पहले टकरा रहा है कि पॉजिटिव से पहले टकरा रहा है, ये आपको देखना है। तो अगर नेगेटिव से टकरा रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू, और अगर एंटी क्लॉकवाइज किया तो उस केस में देखो ये पॉजिटिव से टकरा था। तो अगर ये पॉजिटिव से टकरा रहा है तो आप यहां लिखोगे -e, ठीक है? रीजन अभी मैं बता रहा हूं। इसके बाद अब हमने E की वैल्यू लिख दी। यहां पर इस सर्किट में एक करंट फ्लो होगी, उस करंट की वैल्यू लिखी हमने I का मतलब करंट हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये जो E होता है ये वोल्टेज है। इस R1 के अक्रॉस, R1 रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू लिखना है। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है? अभी मैंने बताया था वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V = IR, ये वोल्टेज का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर इस R1 के लिए हम वोल्टेज का फॉर्मूला लिखेंगे I × R1। ऐसे ही इस R2 के लिए लिखेंगे I × R2 = 0। ये लूप और ये लूप, तीनों चीजें आपने ले ली। सपोज ये बैटरी, ये R1, ये R2, और कुछ लगा है क्या यहाँ पर? नहीं लगा। हमने तीनों वैल्यूज लिखी। इस बैटरी के लिए हमने चेक किया कि जो करंट का डायरेक्शन है वो निगेटिव से टकरा रहा है कि पॉजिटिव से टकरा रहा है। तो आपने यहाँ देखा कि निगेटिव से टकरा रहा है तो आपने पॉजिटिव वैल्यू लिख दी, और अगर पॉजिटिव से टकरा रहा होता तो हम यहाँ निगेटिव वैल्यू लिखते। आगे इस रेजिस्टेंस R1 के लिए मैंने वोल्टेज की वैल्यू लिखी, जिससे हम बोलेंगे I × R1। इस वोल्टेज के लिए वैल्यू, इस R2 के लिए वोल्टेज लिखेंगे, वो होगा I × R2। आप ध्यान रखना, पहला पॉइंट तो ये बताया मैंने बैटरी का। दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनना, जब भी आप इस वोल्टेज R1 के लिए वोल्टेज की वैल्यू लिखोगे, R1 की वैल्यू वोल्टेज के फॉर्म में लिखोगे, हमेशा माइनस रहेगा, ऑलवेज माइनस। ये ऑलवेज का मतलब क्या है? हमेशा का क्या मतलब है? हमेशा का मतलब ये है कि चाहे डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, ये -I × R1 I × R2 रहेगा, हमेशा रहेगा, ये हटेगा नहीं कभी। फिर इसके बाद अब इसको सॉल्व करना है तो E बराबर, ये वैल्यू बराबर के उधर ले जाओ तो I R1 + I R2 हो जाएगा। इसमें से I कॉमन है तो I बाहर ले लो, अंदर बचेगा R1 + R2 और ये आ जाएगा E। तो यहाँ से अपन को किसकी वैल्यू मिल जाएगी? करंट की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ मैं इधर एक चीज बना रहा हूँ, ये आप लोग बना लीजिएगा। ये पॉजिटिव से टकरा रहा है तो माइनस का निशान, और प्लस से नेगेटिव से टकरा रहा है तो पॉजिटिव का निशान। ठीक है, इतना बनाइए आप लोग। कोई डाउट हो तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करिएगा। दो चीजें मैश में ध्यान रखना है, फिर रिपीट करता हूँ, मात्र दो। पहली चीज बैटरी वाला केस कि निगेटिव से टकरा रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू, और पॉजिटिव से टकरा रहा है तो नेगेटिव वैल्यू। किसके लिए? बैटरी के लिए। बैटरी के लिए क्यों ऐसा क्यों है उसका रीजन सुनिए। आपने सुना होगा कि जो करंट फ्लो होती है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे फ्लो होती है। आपने डायरेक्शन लिया है ये वाला ऐसा, तो पॉजिटिव किधर है? ऊपर, तो करंट ऐसे जाएगी, आपका डायरेक्शन भी ऊपर है, दोनों डायरेक्शन सेम होगा, दोनों ऊपर जा रहे हैं, तो इसलिए हमने पॉजिटिव लिया। दूसरा, अगर ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेता तो एरो किससे टकरा रहा है? पॉजिटिव से। जब पॉजिटिव से टकरा रहा होता है तब इसका मतलब आपको करंट तो जानी है ऊपर और आप आ रहे हैं नीचे, तो अपोजिट डायरेक्शन हुआ, इसलिए हम उसको क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो केवीएल ने ये बोला कि जो भी एल्जेब्रिक सम आप लिखोगे उसको बराबर की वैल्यू को इधर लाना है, इसलिए यहाँ पर ये वैल्यू क्या होती है? माइनस में आती है हमेशा। ठीक है, इतना उतारिए फिर आगे चलिए।
इधर देखें, यहाँ पर एक बैटरी है, एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस और तीसरा रेजिस्टेंस। बैटरी की वैल्यू 10, रेजिस्टेंस की वैल्यू 2, 1 और ये हो गई 3। ठीक है, आपको इस सर्किट के अंदर करंट निकालना है। क्वेश्चन आएगा फाइंड करंट अक्रॉस इन दिस, फाइंड करंट इन दिस सर्किट, फाइंड करंट इन दिस सर्किट बाय यूजिंग मैश एनालिसिस मेथड। मैश मेथड का यूज कर इस सर्किट के अंदर करंट आपको फाइंड करना है। मैश मेथड को हम एक मेथड और बोलते हैं, उसे हम कहते हैं लूप एनालिसिस मेथड। मैश का ही दूसरा नाम है लूप, LOOP, लूप एनालिसिस मेथड। अगर कहीं लूप लिखा भी आए इसका मतलब वो मैश लगाना है, और मैश तो मैश ही है। और जो मैश एनालिसिस मेथड होती है वो KVL बेस्ड होती है, वो अभी मैं बताता हूँ। यहाँ पर ये सर्किट दिया है, इसमें मैश लगाना है। स्टेप नंबर 1, आपको करंट का डायरेक्शन बनाना है। ठीक है, अब हम करंट का डायरेक्शन बनाते हैं। इस केस में हम यहाँ पर एंड क्लॉकवाइज लेते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं। अब हमें करंट की यहाँ इक्वेशन बनानी है। बड़ा सिंपल है, देखिए ये जो एरो है ये किससे टकरा रहा है, निगेटिव के पॉजिटिव, निगेटिव, तो आप वैल्यू लिखोगे 10। ठीक, इस 2 के लिए ये जो 2 ओम रेजिस्टेंस है इसके लिए हमें वोल्टेज की वैल्यू लिखना है। वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V = IR। तो I तो I है, R की वैल्यू कितना है 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2I। फिर आगे चले, यहाँ दिख रहा है 1, यहाँ करंट की वैल्यू है I, तो 1I की जगह खाली हम I लिख देंगे। फिर लिखेंगे यहाँ कितना है, दिख रहा है 3, तो हम यहाँ कितना लिखेंगे 3I = 0, बराबर टू उधर सब हमें 0 रखना है। इस यहाँ पर इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस। ये पहली चीज तो बैटरी का टर्मिनल ध्यान रखना। दूसरा, जब भी वोल्टेज की वैल्यू लिखोगे ऑलवेज माइनस रहेगा, चाहे डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ये माइनस हमेशा आएगा। अब इसके बाद 10 को यहीं रहने दो, ये 3 वैल्यूज को बराबर के उधर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा 2I + I + 3I। यहाँ तक क्लियर। फिर I की वैल्यू निकालना है, तो 2I 2 हो गए, 1I 3 हो गए और 3 यहाँ हो गए, कितना हो गया 6, तो यहाँ हम लिखेंगे 6I। क्लियर, और इधर कितना आ जाएगा 10। अब मुझे I की वैल्यू पूछी है, तो 10/6 बराबर कितनी वैल्यू आ जाएगी I की। तो ऐसे आपको क्या करना है, करंट की वैल्यू निकालना है। जल्दी से ये वाला एग्जांपल उतारिए, फिर आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ देखिए, अभी हमने जो क्वेश्चन किया उसमें एक सोर्स था। एक सोर्स का मतलब है बैटरी को हम सोर्स कहते हैं। यहाँ 2 सोर्स हैं, इस सोर्स की वैल्यू है 10 और इस सोर्स की वैल्यू भी है 10, 20 और 10। यहाँ पर इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू भी 2। ठीक, 1 ओम रेजिस्टेंस, 2 ओम रेजिस्टेंस और 2 ओम रेजिस्टेंस।
क्या करना है, आपको इस पूरे सर्किट में करंट की वैल्यू निकालना है, धारा का मान निकालना है। धारा का मान निकालने के लिए अब हम डायरेक्शन ये वाला एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया है ऐसे, तो स्टार्ट ये जो एरो दिख रहा है ये बैटरी के किस टर्मिनल से टकरा रहा है, देखो यहाँ पर पहले पॉजिटिव से, ये निगेटिव से, यहाँ निगेटिव से टकरा रहा है। तो नेगेटिव से जब टकराता है तो वैल्यू पॉजिटिव आती है, जस्ट अपोजिट होता है, ध्यान रखिएगा अपोजिट होता है। आगे चले, इसको लिख लिया, इसके बाद इसकी वैल्यू आई, यहाँ करंट कितनी होगी, कहीं से भी आप फ्लो कराओ इसके अंदर जो करंट फ्लो होगी, जैसे यहाँ से फ्लो होगी करंट, तो इस करंट को हम बोलेंगे आई, चाहे इधर लिख दो चाहे उधर लिख दो, जिधर ज्यादा है उधर लिखना जरूरी है, ठीक। यहाँ 10, इस रेजिस्टेंस में जो करंट की वैल्यू है वो है आई, वोल्टेज की वैल्यू हम लिखेंगे 2i, यहाँ वोल्टेज की वैल्यू लिखेंगे फिर 2i, यहाँ रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज की वैल्यू आएगी 1i, तो मैं खाली लिख रहा हूँ i। फिर देखिए इधर, यहाँ से आप ऐसे आए और फिर इधर आए, एक ही डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, तो पॉजिटिव ऊपर पड़ रहा है, नीचे निगेटिव है, तो ये एरो किससे टकरा रहा है, पॉजिटिव से। जब पॉजिटिव से टकरा रहा है तो यहाँ वैल्यू हम क्या लिखेंगे, -20 = 0। हो गई पांचों वैल्यू पूरी कंप्लीट। यहाँ से स्टार्ट किया, ये एरो नेगेटिव से टकरा रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू, इसके लिए वोल्टेज की वैल्यू 2i, इसके लिए वोल्टेज की वैल्यू 2i, इसके लिए वोल्टेज की वैल्यू i। यहाँ पर ये एरो पॉजिटिव से टकरा रहा है तो मैंने क्या लिखा, -20 = 0। और जब आप रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज की वैल्यू लिखते हो तो ऑलवेज माइनस रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 10 है और ये 20 है, 20 में से 10 गए तो 10 बचे, निशान बड़ी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या कौन सी है, 20, तो मैं कितना लिखूंगा, -10। यहाँ देखिए -2i और -i कितना हो गया, ये 2 2 4 और 1 5, तो हम यहाँ कितना लिखेंगे, -5i = कितना होगा, 0। यहाँ पर -5i = उधर चला गया तो 10 हो गया, तो i बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस का 10 था, बराबर के उधर गया तो 10 हो गया, तो i बराबर हमारे पास आएगा 10/5, और ये माइनस उधर चला जाएगा तो आंसर आएगा -2 एम्पियर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई बात। इस क्वेश्चन में हमने जो डायरेक्शन लिया था वो एंटी क्लॉकवाइज लिया था, ठीक है। यहाँ पर दो बैटरीज लगी हैं, एक 10 की और एक 20 की। 20 वाली वैल्यू जो है वो ज्यादा है, 10 वाली वैल्यू जो है वो कम है। हमने नहीं देखा कि कौन सी ज्यादा कौन सी कम, हमने तो एंटी क्लॉकवाइज लिया बस, ठीक है। तो उस केस में जो आंसर आ रहा है वो देखो कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। ये निगेटिव ये शो कर रहा है कि जो आपने डायरेक्शन लिया है वो उल्टा ले लिया है। मतलब इस क्वेश्चन में जो डायरेक्शन होना चाहिए था वो एंटी क्लॉकवाइज ना होके क्या होना चाहिए था, क्लॉकवाइज होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि बैटरी का इधर देखो, यहाँ 20 है, यहाँ 10 है, तो करंट ऐसे फ्लो होनी चाहिए, ऐसे ज्यादा से कम, तो इसलिए यहाँ माइनस आया है। और माइनस का शो करने का मतलब है, ये आंसर सही है, गलत नहीं है, सिर्फ नीचे ये लिखना पड़ेगा, द एक्चुअल करंट डायरेक्शन इज A to B। अभी अपन ने कैसे लिखा, सपोज यहाँ A माना, यहाँ B माना, तो आपने अभी डायरेक्शन क्या लिया है, B to A, तो एक्चुअल सही डायरेक्शन होगा इसका A to B। ठीक है, तो ये जो निगेटिव है ये काय के लिए शो कर रहा है, सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन के लिए। तो आप एग्जाम में ऐसा नहीं करना कि डबल से बनाना, जो आपकी मर्जी आए आप डायरेक्शन लीजिए, आंसर में पॉजिटिव और निगेटिव आएगा बस, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। इतने नोट्स आज आपको मिल जाएंगे। कल जो क्लास होगी वो मैश एनालिसिस पे होगी, क्लास मिस मत करिएगा, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चंस कराएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है।